To the core classes. Today is 4th December 2023. Like every day, मैं हूं आपके साथ 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ. ऑल ऑफ अस नो कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी सिलेबस एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज एंथ्रोबोट्स. एंथ्रोरोबोट्स इज शॉर्टेंड एज एंथ्रोबॉट्स. पूरा नाम है इसका एंथ्रो रोबोट. आप सबको पता है कि एंथ्रो का मतलब क्या होता है. एंथ्रो मीन्स होता है रिलेटिंग टू ह्यूमन. ह्यूमन की स्टडी को एंथ्रो स्टडी कहा जाता है. रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड मिनिएचर रोबोट्स यूजिंग ह्यूमन सेल्स एंड टर्म्ड देम एज एंथ्रोबोट्स. तो ये जो एंथ्रोबोट्स बनाए गए हैं ये ह्यूमन सेल से बनाए गए हैं, ह्यूमन ट्रैकियल सेल से. अब ट्रैकिया क्या होता है तो उसके लिए एक इमेज देख लो यहाँ पर. ये है ट्रैकिया. हमारा जो विंड पाइप होता है, हम जो सांस लेते हैं, तो यहाँ लैरिंग्स, सबसे पहले तो फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स से होकर के हवा ट्रैकिया होते हुए हमारे लंग्स में जाता है. सो दिस पाइप इज कॉल्ड एज ट्रैकिया. और ये जो बाहर में आप देख रहे हैं थोड़ा सा हड्डी की तरह जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कार्टिलेज. तो ट्रैकियल कार्टिलेज इसके ऊपर रिंग की तरफ लगा हुआ होता है. लेकिन हमारा जो यहाँ टॉपिक है उसमें हमें ये पता रहना चाहिए कि एंथ्रोपोड्स जो बनाए गए हैं ये ट्रैकियल सेल्स से बनाए गए हैं. और इनमें ये जो ट्रैकियल सेल्स से बनाए गए बायो रोबोट्स हैं, इनमें सेल्फ असेंबली कैपेबिलिटीज़ हैं. अगर इन्हें एक बार बॉडी में छोड़ दिया जाए तो ये खुद से असेंबल भी हो सकते हैं. दीज आर कैपेबल ऑफ बोथ मूवमेंट. ये सिर्फ बॉडी में मूवमेंट ही नहीं करेंगे बल्कि हीलिंग कैपेसिटी भी है इनको, कि बॉडी का अगर कोई न्यूरॉन खराब हो गया है या फिर न्यूरॉन को किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है तो ये उसे हीलिंग भी करेंगे इन विद इन ए लेबोरेटरी सेटिंग. They can spontaneously fuse together to form a larger structure called a superbot. इवन उनमें ये भी एक क्वालिटी है कि अगर ढेर सारे बॉट एक जगह पर हैं तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक लार्जर बॉट भी बन सकते हैं, लार्जर रोबोट भी बन सकते हैं. इसकी साइज कितनी हो सकती है तो विड्थ ऑफ ए ह्यूमन हेयर. जो ह्यूमन हेयर का जो विड्थ है उससे लेकर के एक जो शार्पेंड पेंसिल का जो टिप होता है, पेंसिल जब एकदम शार्पेंड कर दिया जाता है तो उसका जो टिप होता है ना, ये मोटाई का ये रोबोट हो सकता है, एंथ्रोबॉट हो सकता है. तो समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही छोटा होगा, बॉडी के अंदर ब्लड में कहीं भी ये जा सकता है. द एंथ्रोबॉट्स डिस्प्ले डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. और ये जो तैयार किया गया है लेबोरेटरी में, इसमें भी कई तरह की डाइवर्सिटी है. Some are spherical shape, fully covered in cilia, while other resembled a football shape, irregularly adorned with cilia. तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर हैं. तो कुछ में एक सीलिया है, कुछ में बहुत सारे सीलिया हैं. तो ये सब चीज़ें अगर आप बायोलॉजी में सेल पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा. दीज एंथ्रोबोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम जेनोबोट्स. तो एक जेनोबोट का यहाँ पर पिक्चर है जो कि फ्रॉग के स्किन और हार्ट मसल को यूज करके बनाया गया था आज से सालों पहले. दिस इज जेनोबोट. तो ये अलग है और एंथ्रोबोट अलग है. बिल्कुल ये बात हमें समझ में आना चाहिए. एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका. दे होल्ड प्रॉमिस्ड फॉर रीजेनरेटिव मेडिसिन. ठीक है, रीजेनरेटिव मेडिसिन अगर किसी बॉडी में ज़रूरत है उसकी तो ये बॉट्स बहुत काम आएंगे. वाउंड हीलिंग एंड डिजीज ट्रीटमेंट के लिए अच्छे होंगे. व्हाट आर ट्रैकियल सेल्स. तो ट्रैकिया तो आपको बता ही दिया मैंने पहले ही. तो यही है, यहीं से जो सेल निकाला जाएगा दोज आर ट्रैकियल सेल्स, और उसी से बनाया गया है ये बॉट. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ल्यूब्रिकेटिंग म्यूकस. ये ट्रैकिया के बारे में बात हो रही है. ट्रैकिया जो होता है वो म्यूकस यहाँ पर से छोड़ते रहता है. ठीक है, तो ल्यूब्रिकेटिंग म्यूकस टू कीप airways functional, and they are a type of epithelial cell, a term used generally to refer to cells lining the inside or outside of the body. These cells generate mucus and a number of other compounds which play an important role in respiration. That's why इस सेल का यूज हुआ है, बिकॉज ये सेल में ये पावर होता है कि वो खुद से म्यूकस रीजनरेट कर सकता है. और इसी खूबी को देखते हुए इस सेल का इस्तेमाल किया गया है एंथ्रोपोड बनाने में. I hope the topic is clear now. Let's come to the next topic. Voice over 5G. Reports indicate Reliance Jio, India's largest mobile carrier, ठीक है, इंडिया का तो सबसे बड़ा अभी रिलायंस जियो ही है, हैज़ बीन टेस्टिंग वॉइस ओवर न्यू रेडियो VONR बिहाइंड द सीन्स. तो रिलायंस जियो अभी क्या उसका प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में वो जो भी अपना कॉलिंग फैसिलिटी होगा वो 5G पर स्विच करने वाला है. VO 5G भी से क्या जाता है
और इसे वॉइस ओवर न्यू रेडियो यानी कि VONR भी इसे कहा जाता है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक स्क्रीनशॉट आपके लिए यहाँ लाया हूँ। दिस स्टैंडर्ड सो ऑलवेज दिस स्टैंडर्ड ऑलवेज Hello, sorry. This standard allows voice calls over 5G network instead of the current standard that uses 4G. वही मैं अभी बता रहा था कि अभी जो जियो का जो फ़ोन आप यूज करते हैं तो उसमें 4G नेटवर्क के द्वारा वो जो कॉलिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराता है, उसे वो 5G पर शिफ्ट करने वाला है। और ऐसा कहा जाता है कि टाइम का भी नीड यही है। ठीक है, यू नीड थ्री थिंग्स: ए फोन दैट सपोर्ट VO5G, अ कैरियर दैट ऑफर्स VO5G एंड अ 5G सिग्नल इन योर एरिया। ये तीन चीज़ अगर है तो 5G नेटवर्क से आपका कॉलिंग फैसिलिटी ओके हो जाएगा। VONR ब्रिंग्स क्लियर एडवांसेस ओवर वोल्टे। अभी जो वोल्टे पे बातचीत हो रहा है जो कि 4G का है, तो इसके ऊपर 5G का बहुत सारा एडवांसेस है। इन्हेंस्ड कॉल क्वालिटी आपको मिलेगा, फास्टर कनेक्शन टाइम्स मिलेगा, ठीक है, इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी है। 4G जैसे कि बहुत जगह आप उस पर रिलायबल नहीं हो सकते हैं, तो इसमें एलिमिनेट किया गया है द नोटोरियस कॉल ड्रॉप इशूज। ठीक है, कॉल जो ड्रॉप हो जाता है 4G में, ये वोल्टे टेक्नोलॉजी में, उसको ठीक किया गया है, उसको हटाया गया है, वो सब गड़बड़ियों को, वो सब कमियों को हटाया गया है, particularly during transitions between 5G and 4G. Lower packet loss contributes to better reliability, minimizing the occurrence of voice cutouts during calls. तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जो कि वॉइस कटआउट हो जाता है ड्यूरिंग कॉल या फिर क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, आज भी हो जाता है कभी कभी। तो वो सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ अगर जहाँ 5G नेटवर्क नहीं है तो वहाँ 5G से 4G में स्विच होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका कॉल भी लगा हुआ है, अगर आप मोशन में हैं, फिर भी वो स्विच कर जाएगा और कोई तरह का प्रॉब्लम कॉलिंग पे नहीं है। देखो, डोपामाइन जो होता है, डोपामाइन इज रिलीज्ड व्हेन योर ब्रेन इज एक्सपेक्टिंग अ रिवार्ड, व्हेन यू कम टू एसोसिएट अ सर्टेन एक्टिविटी विद प्लेजर, मेयर एंटिसिपेशन मे बी एनफ टू रेज डोपामाइन लेवल्स। जब हम अपने ब्रेन में कुछ भी वैसा सोचते हैं, ठीक है, जब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा चलता है जिससे कि हमें प्लेजर फील होता है, it can be like sexual activity, or it can be some game in which you are winning, it can be shopping, ठीक है, it can be like in bad habits it can be drugs, ठीक है, या फिर किसी तरह का कोई वैसा मेडिसिन कोई ले जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो। इन दैट टाइम ब्रेन में एक तरह का केमिकल सिक्रेट होता है जिसको डोपामाइन कहा जाता है। तो ए न्यू स्टडी shows that dopamine release in the human brain plays a crucial role in encoding both reward and punishment prediction errors। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है वो एक डोपामाइन लेवल से बहुत कुछ को रिकॉर्ड करता है। अगर डोपामाइन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को, जिस चीज़ के कारण, जिस एक्टिविटी के कारण वो इंक्रीज हुआ है डोपामाइन लेवल, तो उसका एक रिकॉर्ड रखना शुरू कर देता है। डिसफंक्शन ऑफ द डोपामाइन सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड इन डिफरेंट नर्वस सिस्टम डिजीज। अगर किसी का डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसे कोई डिजीज है। हाई और लो डोपामाइन लेवल्स आर एसोसिएटेड विद डिजीजेज इंक्लूडिंग पार्किंसंस डिजीज, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये सब बीमारी है जिसमें कि डोपामाइन का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। डोपामाइन एक्चुअली है क्या? ये न्यूरो है, ब्रेन में ये ट्रांसमिट होता है, दैट मीन्स न्यूरो। इट इज ए केमिकल मैसेंजर दैट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इन द ब्रेन एंड अदर वाइटल एरियाज। इट इज फाउंड इन ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स, चाहे वो वर्टेब्रेट्स है चाहे वो इनवर्टेब्रेट्स है, सब में डोपामाइन रिलीज होता है। इट प्लेज अ रोल एज ए रिवार्ड सेंटर। ठीक है, अगर ब्रेन में, अगर बॉडी के किसी भी एक्टिविटी के कारण ब्रेन में डोपामाइन रिलीज हुआ तो ब्रेन उसे एक रिवार्ड की तरह लेता है। ब्रेन अपने कहीं ना कहीं डाटा में ये रिकॉर्ड करता है कि उस एक्टिविटी को एक रिवार्ड समझा जाएगा, बॉडी के लिए एक रिवार्ड है। और अगर डोपामाइन रिलीज नहीं हुआ या डोपामाइन था वो अचानक से उसका आना बंद हो गया किसी एक्टिविटी से, तो उसे पनिशमेंट की तरह हमारा ब्रेन एक, समझ लो कि एक डाटा बना करके उसका रख लेता है। सो दिस इज़ द न्यू स्टडी कि डोपामाइन से क्या होता है। डोपामाइन से हमें तो प्लेजर फील होता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसके हिसाब से एक अलग डाटा भी क्रिएट करके रखना शुरू कर देता है। वेयर इज डोपामाइन प्रोड्यूस्ड? तो न्यूरॉन्स इन द रीजन एट द बेस of the brain produce dopamine in a two-step process. First, the amino acid tryosine is converted into another amino acid called L-dopa. तो amino acid tryosine
अनदर एमिनो एसिड में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एल डोपा, देन एल डोपा अंडरगोज अनदर चेंज एज एंजाइम्स टर्न इनटू डोपामाइन। तो इस तरह से चलता है ये। इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी डोपामाइन एक्ट एज ए टाइप ऑफ हार्मोन कॉल्ड कैटेकोलामाइन। ठीक है, कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइंस आर मेड इन द एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ होता है? तो किडनी के ठीक ऊपर होता है बाबू। ठीक है, किडनी में लगा हुआ ऊपर में ये एड्रीनल ग्लैंड्स होता है, इससे बहुत सारा हार्मोन निकलता है, स्मॉल हार्मोन प्रोडक्शन यहाँ से होता है। ठीक है, यही एड्रीनल ग्लैंड है जिसके कारण तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें डर लगता है। इसको ट्रिपल एफ हार्मोन भी, ट्रिपल एफ ग्लैंड भी कहा जाता है। इसी के कारण आपको फियर आता है, इसी के कारण आप फाइट करते हैं, इसी के कारण आप फ्लाइट करते हैं, भाग जाते हैं। तो एड्रिनल हार्मोन से, एड्रिनल ग्लैंड से ही इस तरह का हार्मोन वहाँ से सिक्रेट होता है। तो वहीं से कैटाकोलामाइंस भी सिक्रेट होता है, दोज आर अ काइंड ऑफ डोपामाइन। ठीक है, तो प्लेजर वहाँ से भी कभी कभी फील होता है हम लोगों को। देर आर थ्री मेन कैटाकोलामाइंस: डोपामाइन, इपाइनेफ्रिन एंड norepinephrine. These hormones get released into the bloodstream when the body is physically or mentally stressed. They cause biochemical changes that activate the so-called fight or flight response. मैंने अभी कहा था, ये एड्रिनल ग्लैंड के कंसर्निंग ये बात कही थी मैंने। That's the body's neutral reaction to real or perceived stress. What are neurotransmitters? तो ये chemical messengers है that your body can't function without. ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं, ऐसे केमिकल हैं जो मैसेज कैरी करते हैं अपने साथ, इलेक्ट्रो मैसेज कैरी करते हैं, जिसके बिना बॉडी काम ही नहीं कर सकता है। आपका हाथ अगर किसी आइस को टच कर रहा है तो जो एक इंफॉर्मेशन है आपके स्किन से ब्रेन तक, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा आता है। और फिर ब्रेन जो अपना एक इंफॉर्मेशन भेजता है कि ठीक है हाथ को लगाए रखो या हाथ वहाँ से हटा लो, दोज आर ऑल्सो कैरिड थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। देयर जॉब इज टू कैरी केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट टारगेट सेल। नेक्स्ट टारगेट सेल कैन बी अदर नर्व सेल, ए मसल सेल और ए ग्लैंड। ये मैत्री एड क्यूब, ये एड वर्ड यहीं से समझ लेना। फर्स्ट एड जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं फर्स्ट एड। जब भी कभी हमें चोट लग जाता है तो फर्स्ट एड चाहिए। क्या हो जब कोई चोट बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, बहुत ज़्यादा सीरियस, सिर्फ मरहम पट्टी से काम ना चले, तो वहाँ क्या करेंगे? तो वहाँ आएगा आरोग्य मैत्री एड क्यूब। इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। ये भारत में इंडिजिनसली बना है। वी आर प्राउड ऑफ इट दैट भारत में इंडिजिनसली बना है, प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत। व्हाट इज प्रोजेक्ट भीष्म? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। World's first portable hospital designed indigenously. The modular trauma management and aid system is made up of 72 detachable mini cubes. इसमें देखो क्यूब हैं और 72 क्यूब्स हैं। Being a specialized station for emergency response and humanitarian efforts. देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बहुत काम आने वाला है। डिजास्टर मैनेजमेंट में लोगों को चोट बहुत ही सीरियस आती है और उस समय बहुत ही अच्छे इलाज की ज़रूरत होती है। और ये जो हमारा है, ये 72 बॉक्स ऐसा ऐसा है, 72 बॉक्स है। इसे अगर रूबिक्स क्यूब की तरह जोड़ा जाए तो ये इस तरह का एक हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। ये हॉस्पिटल में क्या क्या होगा? इसमें देखो मिनी आईसीयू है, एन ऑपरेशन थिएटर, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर, पावर जनरेटर, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन एंड मोर। अभी इतना कुछ होने के बाद भी एंड मोर, तो समझ जाओ ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर भी बड़े से बड़े सिचुएशन में, सीरियस सिचुएशन में भी इसका यूज करके कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। The cubes are capable of handling patients with severe injuries up to 25 major burns, long limb fractures, chest injuries, spinal injuries and approximately 10 head injuries. इतना ज़्यादा कैपेबल ये हॉस्पिटल है। ये गुरुग्राम में इसे अनवील किया गया है और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इसे बनाया गया है। इट कैन ट्रीट एज मैनी एज 200 पेशेंट को ये ट्रीट कर सकता है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। दीज क्यूब्स आर लाइट एंड पोर्टेबल एंड कैन बी रैपिडली डिप्लॉयड एनीवेयर। अगर 72 ये ड्रोन, अगर 72 ड्रोन हम उड़ा लें और 72 क्यूब को ये कैरी करके लेके चले जाए और वहाँ पर जो रिमोट एरिया है वहाँ जाकर इसे रूबिक्स क्यूब की तरफ फिर से असेंबल कर लिया जाए, तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा सा हॉस्पिटल बन के तुरंत तैयार हो जाएगा। सो दिस इज अ मार्वेलस थिंग। आई थिंक स्टेट ऑफ द आर्ट कहूँ तो कम नहीं है। सो डिजाइन,
कंसिस्ट ऑफ 72 क्यूब्स। ठीक है, इसको देख लेना, मैंने कह दिया है, अच्छा खासा बात मैंने कह दिया है कि 72 क्यूब्स है, 36 accommodating 36 mini cubes. There are two master cubes designed to be interconnected, allowing them to accommodate with a maximum of 200 survivors. तो ये सारी बातें हमारी हो गई है। अब बात करते हैं लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT 2.0। रिसेंटली इंडिया एंड स्वीडन launched leadership group for industry transition, lead IT 2.0, during the COP28 World Climate Action Summit hosted in दुबई। देखो दुबई में ये जो हो रहा है अपने आप में बड़ा ही गजब का बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तो नहीं, दुनिया में वो देश जो तेल बेच करके ही अपना भरण पोषण करता है, ठीक है, वो होस्ट कर रहा है COP28 को। तो अपने आप में बहुत ही गजब की बात है, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है। और उस पे भी जब बीबीसी ने हाल ही में अपना एक रिपोर्ट में ये अनवील किया था कि दुबई में यूएई जो है वो दुबई में सिर्फ इसलिए करा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने यहाँ बुलाकर तेल अपना वो बेच सके। तो खैर वो जाने दो। और सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एमिशन करने वाले अमेरिका और चाइना ही इसमें शामिल नहीं हुए हैं। खैर वो सब जाने दो, हमें यहाँ पर क्या देखना है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT 2.0। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2019, इंडिया और स्वीडन ने इसे लॉन्च किया था। तो सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2019, लीड IT हैज ग्रॉन इनटू अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग 18 countries and 20 industry leading companies. Lead IT initiative initially centered around pivotal sectors such as iron, steel, cement and aluminum, focused on industry transition and knowledge sharing. ये इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बात क्या हो रही है कि देखो इंडस्ट्री में बहुत सारा हम ट्रेडिशनल फ्यूल यूज करते हैं, तो उसमें हम जो ऐसा फ्यूल यूज करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, तो उस तरफ हम ट्रांजिशन करें, या फिर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को अपनाएं जिसके द्वारा कि इन्वायरमेंट कम से कम गंदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिसाइकल हो सके। तो ये जो ट्रांजिशन करने की बात है इसी को हमने नाम दिया है लीड IT 2.0। लीड IT हैज़ प्लेड अ पाइवटल रोल इन एक्सेलरेटिंग द एडॉप्शन ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज अलाइनिंग विद ग्लोबल इन्वायरमेंट गोल्स। तो ये सारी बातें हैं। द कोर एरियाज ऑफ लीड IT 2.0 इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, तो इंडस्ट्री ट्रांजिशन ऐसा हो जो नेचर के लिए जस्ट हो, इन्वायरमेंट के लिए जस्ट हो, जस्टिस हो सके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, नॉट ओनली इफिशियंट बट ऑल्सो इक्विटेबल, promoting fairness and inclusivity in the process. Low carbon technology development and transfer, placing renewed emphasis on the development and seamless transfer of low carbon technologies crucial for achieving sustainable practices across industries. Emerging economy technology transfer, facilitating the expedited ट्रांसफ़र ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशन टू इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे एक बार पॉज करके ठीक से देख लेना। डी विंटॉन्स गोल्डन मोल। मोल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बड़ा ही गजब का वर्ड होता है, ठीक है, ये है मोल, छुछुंदर, ठीक है। तो ये एक ऐसा मोल है जो साउथ अफ्रीका में एंडेमिक हो चुका था, ठीक है, इसे लास्ट 1937 में देखा गया था और उसे फिर से अभी हाल ही में देखा गया है, हैज बीन फाउंड alive swimming through sand dunes in South Africa after an extensive search for the elusive species। बहुत खोजने के बाद ये तैरता हुआ पाया गया, शायद वही पिक्चर भी लिया गया है। इट इज़ एन एल्यूजिव ब्लाइंड मोल दैट स्विम्स थ्रू सैंड। ये बालुओं में तैर सकता है, मतलब ऐसा मूवमेंट करता है कि देख के लगता है कि ये तैर रहा है। लिव्स इन इनएक्सेसिबल बुरोज एंड हैज अ शिमरिंग इरिडेसेंट कोट, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, तो क्रिप्टोक्लोरिस विंटोनी, क्रिप्टोक्लोरिस विंटोनी। डिस्ट्रीब्यूशन इसका तो एंडेमिक टू साउथ अफ्रीका। और इसके बारे में अगर साइट्स की बात करें, ओके, IUCN की बात करें तो IUCN ने इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड करके लिस्ट करके रखा हुआ है। इट इज़ करेंटली द ओनली गोल्डन मोल स्पीसीज with that classification. It is among the 25 most wanted lost species that are the focus of global wildlife conservation search for lost species। तो उसमें ये मिल गया, बधाई हो। साउथ अफ्रीका में ये सैंड पर तैरता हुआ मिला है। हैबिटेट, इट्स नेचुरल हैबिटेट्स आर सब ट्रॉपिकल ड्राई श्रबलैंड,
Mediterranean type shrubby vegetation and sandy shores. Features: the upper parts have short, dense fur and is slate grey with a yellowish tinge. तो ये सारी बातें हैं. आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डी विंटन्स गोल्डन मॉल ये साउथ अफ्रीका में हाल ही में देखा गया है. इट इज़ एंडेमिक टू साउथ अफ्रीका. और अगर IUCN की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए. 1937 में लास्ट बार देखा गया था, फिर हाल ही में देखा गया. International Maritime Organization. Recently, India was re-elected to the International Maritime Organization Council with the highest tally at elections held at its assembly in London for the 2024-25 biennium. ठीक है, तो इंडिया, congratulations to us that we have re-elected to the International Maritime Organization. क्या है IMO? So it is a specialized agency of the United Nations which is responsible for measures to improve the safety and security of international shipping and to prevent pollution from ships. It is the global standard setting authority for the safety, security and environmental performance of international shipping. So this is the IMO. Its main role is to create a regulatory framework for the shipping industry that is fair and effective. फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका कब बना था? ये 1948 में ये बना था. इस्टेब्लिश्ड अंडर द इंटर गवर्नमेंटल मेरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन IMCO. बाद में इसी का नाम हो गया इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. बिकेम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1959. हमेशा याद रखना 1959 में इसका जो मर्जर हो गया था यूनाइटेड नेशंस में. हालांकि ये पहले से इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में काम कर रहा था 1948 से. ठीक है. रीनेम्ड एज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन 1982. नामकरण इसका कब हुआ है? 1982 में IMO के फॉर्म में. फंडिंग कहाँ से होता है? तो इसके जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो इसको फंड करते हैं और मेंबर स्टेट करीब 175 हैं. हेड क्वार्टर कहाँ है? लंदन में है. सो दिस इज IMO. असेंबली, काउंसिल, कमिटीज, ये सारी चीज़ें हैं. हैव ए पाउच एंड गो थ्रू इट. National Human Rights Commission NHRC. The central government recently appointed 7 people, including a former Delhi Police Commissioner, as special monitors of the National Human Rights Commission NHRC. तो हम लोगों के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? हम लोगों के लिए इसमें स्पेशल बात ये है कि स्पेशल मॉनिटर्स कौन होते हैं NHRC के, उसे हमें ठीक से देखना है. और NHRC आखिर होता क्या है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? नो, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी established in 1993 under the Protection of Human Rights Act 1993. It is the watchdog of human rights in the country. It was established in conformity with the Paris Principles 1991. ठीक है. Adopted at the first international workshop on national institutions for the protection of human rights. तो ये कब बना था? 1993 में इंडिया में बना था. किस एक्ट के तहत बना था? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत इसे बनाया गया था. ठीक है. और 1991 में पेरिस प्रिंसिपल्स को कंफर्म करने के लिए ये सब किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच ह्यूमन राइट्स इशूज कुड बी एड्रेस्ड इन देयर entirety in a more focused manner, to look into allegations of excesses independently on the government. गवर्नमेंट का कोई भी अति किसी व्यक्ति पे नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर देखना, उन एलिगेशंस को देखना इसका काम है. और इसके अलावा इसका कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं. तो NHRC जो है वो कंपोज होता है, इसमें इट इंक्लूड्स अ चेयरपर्सन एंड 8 अदर मेंबर्स. Chairperson of NHRC is the retired Chief Justice of India. ठीक है. Out of the 8 members, 4 are full-time members, whereas the 4 are deemed members. Out of the 4 full-time members of NHRC, 1 member should be a working or retired judge of the Supreme Court. Other members should be working or retired Chief Justice of a High Court. 2 members are selected based on their experience and knowledge of human rights. Okay. अब 4 डीम्ड मेंबर्स जो हैं वो तो 4 परमानेंट मेंबर हैं. परमानेंट तो नहीं, मतलब 4 फुल टाइम मेंबर हैं. इसके अलावा 4 डीम्ड मेंबर्स जो हैं आर चेयरपर्सन्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये 4 कमीशन है, वीमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटीज़, ये चारों के जो ये चारों नेशनल कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे वो एनएचआरसी के 4 डीम्ड मेंबर्स माने जाएंगे। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए 6-member कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्स कमिटी 6 मेंबर्स का कमिटी होगा जिसमें कि ये 5 आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। टर्म क्या होगा इसका? द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और टिल द एज ऑफ 70 years, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनका फिर से अपॉइंटमेंट हो सकता है बशर्ते कि वो 70 years के कम एज के हों। फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी: to inquire on its own initiative or a petition or on a petition presented to it by a victim or any person on its behalf, intervene in any proceeding, visit any jail or any other institution under the control of the state government, ठीक है, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation and or protection, spread human rights literacy, study treaties and other international instruments on human rights। ये सारा काम है इसका, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट में पावर्स देख लो, क्या क्या पावर है इसके पास। वाइल इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स अंडर द एक्ट, जैसे कि किसी विक्टिम ने अगर कंप्लेन किया कि हमारे साथ स्टेट ने किसी तरह का गलती किया है, हमारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ये एनएचआरसी इंक्वायर करेगा। इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स अंडर द एक्ट, द कमीशन शैल हैव द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, जब ये इंक्वायरी करेगा तो इसे एक सिविल कोर्ट का पावर होगा। ट्राइंग ए सूट under the Code of Civil Procedure 1908, it can summon and enforce the attendance of witnesses and examine them on oath. It can also grant compensation to the victims of police brutality. If necessary, the NHRC can approach the Supreme Court or the High Court for the enforcement of human rights in order to protect the rights of individuals or groups. The NHRC has the authority to take suo motu cognizance। ये ऐसा नहीं है कि कोई विक्टिम आकर के इसके पास कंप्लेन करेगा तो ही ये एक्शन लेगा, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर, इवन इफ ए फॉर्मल कंप्लेंट हैज नॉट बीन फाइल्ड। किसी तरह का कंप्लेंट नहीं भी फाइल हुआ है लेकिन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है और अगर एनएचआरसी ने ये एग्जामिन कर लिया है, ये ऑब्जर्व कर लिया है कि हुआ है, तब तो वो वहाँ अपना कॉग्निजेंस लेगा। अब बात करते हैं चेस ग्रैंड मास्टर टाइटल के बारे में। Recently, Vaishali Ramesh Babu and her younger brother Ramesh Babu Pragananda have become the first ever Grandmaster brother-sister duo in history. So, this is the proud mother, and she is Vaishali, and he is Pragananda. So, a proud moment for India as well as this family, that they are the first ever ग्रैंड मास्टर ब्रदर सिस्टर इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो चेस ग्रैंड मास्टर टाइटल होता क्या है? ये हाईएस्ट टाइटल है और रैंकिंग दैट ए चेस प्लेयर कैन अचीव। पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट जो होता है वो ग्रैंड मास्टर ही होता है। तो ग्रैंड मास्टर टाइटल एंड अदर चेस टाइटल्स इज अवॉर्डेड बाय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे, एक्रोनिम फॉर इट्स फ्रेंच नेम फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेज, तो फिडे, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। The title is the badge of the game's super elite recognition of the largest chess talent on the planet, which has been tested and proven again a peer group or of other similarity talented players in the world's toughest competition। तो समझ लो यही बात कि जैसे वर्ल्ड का किसी ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर का सम्मान के बराबर इसको माना जाता है बैज ऑफ गेम्स सुपर इलाइट रिकॉग्निशन, तो ये इन दोनों को मिला है, ठीक है। प्राउड मोमेंट फॉर देम। बिसाइड्स ग्रैंड मास्टर, द क्वालिफिकेशन कमीशन फॉर फिडे रिकॉग्नाइजेस, और भी चीज़ें रिकॉग्नाइज करता है। फिडे के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। मोहेंजोदारो, ठीक है, मूवी भी बन चुका है इस पर, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। मोहेंजोदारो का मीनिंग होता है माउंड ऑफ डेड, हिंदी में कहें तो मृतकों का टेला। An ancient Indus Valley civilization
सिटी दैट फ्लोरिश्ड बिटवीन 2600 टू 1900 BCE। अभी यह पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्थित है, लाइव इन पाकिस्तान सिंध प्रोविंस ऑन द बैंक ऑफ इंदस रिवर। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1922 में। आर डी बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। आर डी बनर्जी वाज एन ऑफिसर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स यहाँ दिया गया है। इट वॉज बिल्ट अराउंड द सेम टाइम एज द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। द ruins were designated a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। ये सारी बातें हैं इसमें। सिटी इंक्लूडेड है 900 स्क्वायर फुट ग्रेट बाथ एंड 700 वेल्स। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था। तो ग्रेट बाथ इज द अल्टीमेट स्पेसिफिकेशन ऑफ मोहनजोदारो। These were part of a water system that enabled homes to have their own bath and toilets. Mohenjo-daro, like its contemporary Kalibangan and Harappa, was also divided into two parts: the citadel and the lower town. Lower town जिसमें आम लोग रहा करते होंगे, and the citadel was somewhat upper part of the town in which some administrative setup could have been there. Before going, I want to say you something. अगर आप इस सेशन को थोड़ा सा भी लाइक करते हैं, then please tap the button like and comment and share and subscribe the channel. I can't explain in words that how much it cost for me. मुझे कितनी ज़्यादा इससे जो एनर्जी मिलता है या इंस्पिरेशन मिलता है आपके कमेंट से, आई कांट टेल इट इन वर्ड। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।